हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं जेड परीक्षा 2018 में एग्रीकल्चर पोर्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल से सोल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इस क्लास को आपको पूरा देखना होगा जिससे कि आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आपकी जो परीक्षा है इसमें किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर किस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ओल्ड पेपर्स को मैं आपको सोल्व करवाऊंगा और कुछ को आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी नई स्टूडेंट है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा दे, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्फेग्नम घास बहुत उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो जिससे कि आपकी यहाँ प्रैक्टिस भी होती रहे। तो अगर हम बात करते हैं स्फेग्नम घास, तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि गुटी हेतु, कलिकायन हेतु, कलम बंधन हेतु या फिर इनार्चिंग हेतु। तो अगर हम बात करते हैं स्फेग्नम घास तो ये किसके लिए उपयुक्त होती है? ये होती है यहाँ गुटी हेतु उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। अब इसे आप नोट कर सकते हो, यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि पेक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है कि जेली थर्मामीटर के द्वारा, जेलमीटर के द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा, फिर हाइड्रोमीटर के द्वारा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ जो पेक्टिन टेस्ट किया जाता है, पेक्टिन जो परीक्षण किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है जेलमीटर या जेलीमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जेलमीटर या जेलीमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फलों को किस तापक्रम पर संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, फिर 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। तो अगर हम बात करते हैं फलों को किस तापक्रम पर संशोधित किया जाता है तो इसे किया जाता है यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। कितने पर किया जाता है संशोधित फलों को? ये किया जाता है यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है और ये भी आपको लगभग एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द्विवर्षीय फलन एक मुख्य ज्वलंत समस्या किस फल की होती है। तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि खजूर में, आम में, बेर में या फिर इसमें से कोई नहीं। याद रखना फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं द्विवर्षीय फलन समस्या, मतलब आप इसे किस नाम से जानते हो? अल्टरनेट बियरिंग के नाम से आप इसे जानते हो। किस नाम से जानते हो? अल्टरनेट बियरिंग मतलब एकांतर फलन के नाम से आप जानते हो। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो एकांतर फलन समस्या होती है ये किस फल की होती है? ये होती है ना आम फसल की होती है। किसकी होती है? याद रखिएगा, आम में एकांतर फलन देखने को मिलता है, मतलब एक साल फल आना, एक साल फल नहीं आना, एक साल फल आना, एक साल फल नहीं आना। तो राइट आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस उत्पाद के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। मतलब यहाँ ऐसा कौन सा बाई प्रोडक्ट होता है जिसके प्रिजर्वेशन करने के लिए, जिसका परीक्षण करने के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं कि टमाटर सॉस, आंवले का मुरब्बा, कार्डियल या फिर सेब का जैम। तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट क्लियर करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए सोडियम बेंजोएट तो यहाँ टमाटर सॉस या फिर टमाटर का जो केचप होता है इसका जो परीक्षण किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है सोडियम बेंजोएट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सोडियम बेंजोएट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डीएपी खाद में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। अब याद रखिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हो कि डीएपी खाद में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। तो अगर हम बात करते हैं फास्फोरस, तो इसमें जो फास्फोरस होता है, ठीक है, फास्फोरस होता है तो फास्फोरस तो कितना होता है? 46% होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा था फास्फोरस तो फास्फोरस तो कितना होता है? डीएपी में, डाई अमोनियम फास्फेट में ये होता है 46%। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछाता है कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना होता है? इसमें 18% होता है। डीएपी में नाइट्रोजन तो कितना होता है? 18%। और अगर आपसे पूछा है फास्फोरस तो फास्फोरस कितना होता है? 46% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को क्या कहते हैं। तो याद रखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फर, पहले आप पर ऑप्शन देख सकते हो कि प्राथमिक पोषक तत्व है, द्वितीयक पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर लाभदायक पोषक तत्व है। तो इसको हमने आपको कल ही बताया था कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये तीनों क्या होते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक, तो प्राथमिक में कौन आते हैं? यार हाँ, एनपीके आते हैं। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। और अगर हम बात करते हैं द्वितीयक पोषक तत्व है तो द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस है। मतलब यहाँ आपको सिंधु प्राप्त करनी है तो आप किस किस जो वेराइटी होती है उनका आप आपस में संकरण कराओगे, उसके बाद में आपको सिंधु प्राप्त होगी। तो अगर हम बात करते हैं सिंधु, तो यहाँ सिंधु किसका क्रॉस होता है, इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी कि RAS। क्या बताई गई थी सिंधु के लिए, आपको बताई गई थी RAS। और यहाँ पर याद है RAS का मतलब क्या होता है, एस का मतलब है सिंधु, और यहाँ पर याद है रत्ना इंटू अल्फांसो के क्रॉस से है। आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या है RAS। यहाँ पर RA तो क्या होता है, रत्ना इंटू अल्फांसो के क्रॉस से सिंधु को प्राप्त किया गया था। एक बार मेरे साथ बोलिए कि रत्ना इंटू अल्फांसो के क्रॉस से सिंधु को प्राप्त किया गया था। और सिंधु जो वेराइटी होती है इसका एक मेन कैरेक्टर होता है, क्या होता है यार, ये एक बीज रहित वेराइटी होती है। याद रखिएगा सिंधु क्या होती है, एक बीज रहित वेराइटी होती है, और ये किसकी होती है, आम की होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अचार में नमक की प्रतिशतता कितनी रखी जाती है। याद रखिएगा जो नमक का जो परसेंटेज रखा है ये कितना रखा है, इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे कि अगर आपको अचार का प्रिजर्वेशन करना है, परिरक्षण करना है, तो उसके लिए यार नमक का जो सांद्रता रखी जाती है ये कितनी रखी जाती है, ये रखी जाती है 15 से 20%। याद रखिएगा आपको किसका प्रिजर्वेशन करना है, आपको करना है पिकल का, अचार का आपको प्रिजर्वेशन करना है। तो उसके लिए हम नमक की सांद्रता कितनी रखेंगे, वो रखेंगे 15 से 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि शहरों के निकट आपको पूछा गया है, तो सबसे पहले तो आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहरों के निकट है, तो शहरों के निकट याद रखना जो भूमि होती है, जो हमारी मृदा होती है, जो लैंड होती है, ये क्या होती है, हाँ कॉस्टली होती है, मतलब कीमती होती है। अगर मान लीजिए आपके पास 1 ही बीघा जमीन है और वो कॉस्टली है, मतलब उसकी हाईएस्ट कॉस्ट है, तो आप क्या करोगे, उसमें कौन सा मेथड यूज करोगे, तो हम यही कोशिश करेंगे हमारी ये जो हमारी भूमि है इसमें कम से कम भूमि में हम अधिक से अधिक यील्ड प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक कॉस्ट प्राप्त कर सके। ठीक है, याद रखिएगा, यानी इनकम हमको ज़्यादा लेनी है कम जगह में, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम यहाँ वर्गाकार तो लेंगे नहीं, आयताकार भी नहीं लेंगे, षट्भुजाकार हम लेंगे। मतलब इसमें ही तो सबसे ज़्यादा पौधे हैं, अगर सबसे ज़्यादा पौधे होंगे जिस मेथड में, उसी से तो हमसे सबसे ज़्यादा इनकम प्राप्त होगी। मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ शहरों के निकट रोपण की विधि, तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है, षट्भुजाकार विधि होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ वहाँ पर कॉस्टली जमीन होती है और हमें क्या होता है यहाँ वहाँ पर कम से कम भूमि पर अधिक से अधिक इनकम की ज़रूरत होती है। इसलिए हम कौन सी विधि यूज़ करते हैं शहरों के निकट, ये यूज़ करते हैं षट्भुजाकार विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा गया है कि खुरपका एवं मुहैपार रोग में फुटपाथ हेतु निम्न में से किसका प्रयोग कैसा है, किस औषधि का प्रयोग कैसा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिनोवेस का प्रयोग कैसा है, नीलाथोदा का प्रयोग कैसा है, आयोडीन का प्रयोग कैसा है, फिर तारपीन के तेल का प्रयोग कैसा है। तो जल्दी से बताएंगे कि खुरपका एवं मुहैपका रोग में फुटपाथ कराने हेतु किस औषधि का प्रयोग कैसा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा नीलाथोदा। मतलब यहाँ अगर आपको फुटपाथ कराना है खुरपका एवं मुहैपका रोग के लिए, तो ये करेंगे नीलाथोदा के द्वारा। किसके द्वारा कैसा है, नीलाथोदा के द्वारा कैसा है। और याद रखना नीलाथोदा किसे बोला सा है, कॉपर सल्फेट को बोला सा है। और जिसका सिंबल क्या होता है कॉपर सल्फेट का, ये होता है CuSO4 होता है। याद रखिएगा नीलाथोदा किसे बोला सा है, कॉपर सल्फेट को ही नीलाथोदा के नाम से जाना सा है। ये भी क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर सकते हो। और इसके साथ साथ एक कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, खुरपका एवं मुहैपका रोग ये किसके द्वारा होता है, मतलब इसका रोगजनक क्या होता है, तो इसका होता है वायरस होता है। क्या होता है, वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल सबसे भारी नस्ल होती है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे भारी नस्ल, तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि जर्सी होती है, होलिस्टीन फ्रीजियन होती है, गिर होती है, फिर राठी होती है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे भारी, तो सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है, ये होती है होलिस्टीन फ्रीजियन होती है। कौन सी होती है, HF होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है और ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आपसे पूछा गया है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो एग दिए जाते हैं, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं व्हाइट लेग हॉर्न के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं, याद रखना सबसे ज़्यादा अंडे विश्व में ये दिए जाते हैं व्हाइट लेग हॉर्न के द्वारा। और कितने दिए जाते हैं, 240 अंडे प्रति वर्ष। कितने दिए जाते हैं इसके द्वारा, 240 अंडे प्रति वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। यहाँ पर याद रखिएगा आयु ज्ञात करने का पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा मेथड तो कौन सा होता है, यह होता है यहाँ दांतों के द्वारा। वैसे याद रखिएगा सींगों के द्वारा भी आयु ज्ञात की जाती है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है, ये होता है दांतों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गर्भाधान विधि में, गर्भाधान विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा उपयुक्त की जाती है। यहाँ पर पूछा गया दूध की मात्रा। तो अगर हम बात करते हैं गर्भाधान विधि में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की मात्रा, तो ये कितनी रखी जाती है, हाँ 10.75 10.75 mm रखी जाती है, मिलीमीटर रखी जाती है। याद रखिएगा एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट राइट आंसर देना है, कितनी रखी जाती है, याद रखिएगा 10.75 ml रखी जाती है, 10.75 मिलीमीटर रखी जाती है। ठीक है, मिलीलीटर रखी जाती है, मिलीमीटर नहीं है बल्कि मिलीलीटर में रखी जाती है। याद रखिएगा गर्भाधान विधि में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा हम लेते हैं, 10.75 ml का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मर्दुरेचक औषधि होती है। तो अगर हम बात करते हैं यार हम मर्दुरेचक औषधि, तो वो कौन सा होता है, अरंडी का तेल होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया मर्दुरेचक, तो मर्दुरेचक कौन सा होता है, अरंडी का तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो अगर हम बात करते हैं औसत वार्षिक वर्षा भारत की, तो ये होती है हाँ 1190 mm होती है। कितनी होती है, 1190 mm होती है, मिलीमीटर होती है। मतलब याद रखिएगा अगर आपको यहाँ पर 1190 नहीं दिखने को मिल रहा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1200 mm होगा। ठीक है, ये अगर आपसे पूछा है भारत की जो एग्जैक्ट रेनफॉल होती है, एनुअल रेनफॉल, ये तो कितनी होती है, 1190 mm होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा है भारत की औसत वार्षिक वर्षा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो राइट आंसर क्या होगा, 1200 mm होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि भैंस में गर्भधारण की औसत अवधि कितनी होती है। अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि भैंस की गर्भधारण अवधि तो कितनी होती है, ये होती है 310 दिन की होती है। जो गेस्टेशन पीरियड होता है भैंस का, ये कितने दिन का होता है, ये होता है 310 दिन का। तो अगर आपसे पूछा था गाय का, तो गाय का कितना होता है, 281 दिन होता है। कितना होता है, 281 दिन होता है। दोबारा से देख लीजिए कि भैंस का गर्भधारण की औसत अवधि कितनी होती है, 310 दिन, और गाय की कितनी होती है, 281 दिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे होता है। तो याद रखिए गोल्डन रेवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति मतलब गोल्डन रेवोल्यूशन। और ये गोल्डन रेवोल्यूशन किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी डॉक्टर KL चड्ढा के द्वारा। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी डॉक्टर KL चड्ढा के द्वारा। और इसका संबंध किससे होता है, ये होता है यहाँ फल उत्पादन से संबंध होता है। किससे होता है, यहाँ फ्रूट प्रोडक्शन से गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध होता है। और गोल्डन रेवोल्यूशन किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी डॉक्टर KL चड्ढा के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 19वीं पशुगणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय एवं भैंसों की आबादी क्या थी। तो ये थी यहाँ 70 मिलियन थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ 19वीं पशुगणना के अनुसार, ठीक है 19वीं पशुगणना के अनुसार, तो ये कितनी थी, 70 मिलियन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि C50 या फिर प्रताप या C50 किसकी किस्म होती है। तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बता सकते हो कि प्रताप या C50 किसकी किस्म होती है, मूंगफली की होती है, तिल की होती है, मूंग की होती है, फिर धान की होती है। तो अगर हम बात करते हैं प्रताप C50, तो ये होती है हाँ तिल की होती है। किसकी होती है, याद रखिएगा प्रताप या फिर C50, ये वेराइटी किसकी होती है, तिल की वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पूछा गया कौन सी फसल दलहनी फसल नहीं है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि अरहर, उड़द, सोयाबीन। अब यहाँ पर आपको इन तीनों का तो पता चल गया होगा, ये सभी क्या होती है, लेग्यूम फसलें होती है। मतलब ये क्या होती है, दलहनी फसलें होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ज्वार, तो ज्वार क्या होती है, एक यहाँ ग्रेमनी की सदस्य होती है। मतलब आपका राइट आंसर क्या है, 4th ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर यहाँ ही तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी दलहनी फसल नहीं है। तो कौन सी नहीं है, 4th ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेंडामेथिलिन का उपयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पेंडामेथिलिन का प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, प्री इमरजेंस के रूप में कैसा है। किसके रूप में कैसा है, प्री इमरजेंस के रूप में कैसा है, मतलब निर्गमन पूर्व। यहाँ निर्गमन का मतलब होता है इमरजेंस, इमरजेंस का मतलब होता है अंकुरण होने से पूर्व। अंकुरण होने से पूर्व किसका प्रयोग कैसा है, पेंडामेथिलिन का प्रयोग कैसा है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोथे का प्रवर्धन होता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको कई बार पूछा गया है कि मोथे का प्रवर्धन कैसा है, ये किसके द्वारा कैसा है। तो याद रखिएगा ये कैसा है, प्रकंद के द्वारा कैसा है। मोथे का जो प्रवर्धन कैसा है ये किसके द्वारा कैसा है, ये कैसा है, प्रकंद के द्वारा कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी। यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि बिहार में स्थापना कब हुई थी। अब यहाँ पर आप एक स्टोरी इसके बारे में बना लीजिए फिफ्थ के बारे में, ठीक है। तो फिफ्थ की सबसे पहले तो होती क्या है, फिफ्थ ऑफ यूएसए, ठीक है। फिफ्थ का मतलब है यहाँ पर पूसा। तो पूसा की फुल फॉर्म क्या होती है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पूसा यानी फिफ्थ ऑफ यूएसए। क्या होती है पूसा की फुल फॉर्म, ये होती है फिफ्थ ऑफ यूएसए। अब अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना बिहार में कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी बिहार में ये हुई थी 1905 में। राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। पूसा की फुल फॉर्म क्या होती है, फिफ्थ ऑफ यूएसए। इसकी सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी, 1905 में बिहार में हुई थी। उसके बाद में क्या हुआ, 1934 में इसकी क्या हो जाती है, यहाँ जो इसकी बिल्डिंग होती है, ठीक है, जो इसकी बिल्डिंग होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट जाती है। तो टूट जाने के कारण क्या होता है, इसको 1936 में इसे नई दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया सा है। याद रखिएगा पूसा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फिफ्थ ऑफ यूएसए। इसकी शुरुआत में अवस्था या फिर इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, 1905 में बिहार में हुई थी। और अगर हम बात करते हैं इसमें यहाँ भूकंप आ गया था 1934 में। क्या हुआ था, इसकी बिल्डिंग छत गई यानी छत गिर गई थी। क्यों गिरी थी, क्योंकि यहाँ वहाँ पर क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है, उसके कारण इसकी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, 1936 में इसे नई दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया सा है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि जो पूसा है ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, तो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है पूसा, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है पूसा, नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि तिल फसल किस कुल से संबंधित है। तो अगर हम बात करते हैं तिल का कुल, तो ये होता है यहाँ पेडिलिएसी। तिल किस कुल से संबंधित होती है, पेडिलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि संकर मक्का की बीज दर क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है संकर मक्का की बीज दर। तो अगर हम बात करते हैं संकर मक्का की बीज दर, तो ये होती है यहाँ 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है, याद रखना जो हाइब्रिड मेज होता है, संकर मक्का होता है, इसकी सीड रेट ये कितनी होती है, ये होती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है। तो याद रखिएगा जिप्सम में पूछा गया कैल्शियम की मात्रा। अब यहाँ पर याद रखिए कि जो जिप्सम होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा था जिप्सम, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और अगर आपसे पूछता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, तो हाफ H2 किसका होता है, POP का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। जिप्सम का क्या होता है फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। अब यहाँ पर आपसे पूछा कि कैल्शियम की मात्रा, तो कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है जिप्सम में, ये होती है 29। कितनी होती है, 29% होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। तो ये भी आप सभी को पता है कि गेहूं में सबसे क्रांतिक अवस्था होती है वो कौन सी होती है, CRI स्टेज होती है। कौन सी होती है, CRI स्टेज होती है। CRI की फुल फॉर्म क्या होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, क्राउन रूट इनिशिएशन। कितने दिन बाद में निकलती है, 21 दिन बाद में निकलती है। और इसका हिंदी में नाम क्या होता है, शीर्ष जड़ें जमते समय, ठीक है। राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जस्ते की कमी से खेरा बीमारी की फसल में होती है, मतलब कौन सी फसल में होती है। तो आप सभी को पता है एक कॉमन क्वेश्चन है और ये तो आपको लगभग मिल जाता है, सभी एग्जाम में देखने को मिलता है ये, ठीक है। तो एक कॉमन क्वेश्चन है कि खेरा बीमारी किससे होती है, जिंक की कमी से होती है। किस फसल में होती है, धान में होती है, ठीक है। कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि खेरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है, जिंक तत्व की कमी से होती है। किस फसल में होती है, धान फसल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गंगा 2 किसकी किस्म होती है। तो हमने यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि गंगा की जितनी भी सीरीज है, मान लीजिए गंगा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 ये आ जाए गंगा, तो आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको डायरेक्ट टेक देना है मक्का पर। गंगा 2 किसकी होती है, मक्के की किस्म होती है। किसकी वेराइटी होती है, यहाँ गंगा ये होती है मक्के की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूरजमुखी के बीज में तेल की कितनी मात्रा होती है। अब यहाँ पर यहाँ सेफ्लोर की आपसे पूछा गया है, सूरजमुखी के जो बीज होता है इसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है, ये होता है यहाँ 45 से 50% होता है। कितना होता है सूरजमुखी के बीज में तेल की मात्रा,
ये होती है यहाँ 45 से 50% होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शुष्क खेती की जाती है। शुष्क खेती की जाती है जहाँ की वार्षिक वर्षा होती है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया जो एवरेज रेनफॉल होती है, मान लीजिए एक साल में कितनी वर्षा हो जाती है जहाँ पर शुष्क खेती की जाती है, मतलब ड्राई फार्मिंग जहाँ पर की जाती है वहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी हो जाती है, आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा मुख्यतः 3 प्रकार की खेती होती है। एक होती है ड्राई होती है, एक होती है ड्राई लैंड होती है और एक होती है रेन फेड होती है। ड्राई लैंड और एक होती है रेन फेड होती है। एक होती है ड्राई फार्मिंग, एक होती है ड्राई लैंड फार्मिंग, एक होती है रेन फेड फार्मिंग। ठीक है, 3 प्रकार की होती है। अगर हम बात करते हैं ड्राई फार्मिंग, तो ड्राई फार्मिंग को आप समझिए कि वहां पर जो वार्षिक वर्षा है ये कितनी होती है, ये होती है 750 mm से भी कम होती है। कितनी होती है, 750 mm से भी कम होती है। अगर हम बात करते हैं एक ड्राई लैंड में, तो ड्राई लैंड में कितनी होती है वार्षिक वर्षा, ये होती है 750 से 1150 mm होती है। कितनी होती है, 750 से 1150 mm होती है। अगर हम बात करते हैं रेनफेड, तो रेनफेड में क्या होता है, 1150 mm से भी अधिक होती है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछा था ड्राई फार्मिंग, तो ड्राई फार्मिंग कहाँ पर होती है, जहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 750 mm से भी कम होती है। अगर आपसे पूछा था ड्राई लैंड फार्मिंग कहाँ पर होती है, तो वे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 750 से 1100 mm के मध्य होती है वहाँ पर ड्राई लैंड फार्मिंग की जाती है। अगर आपसे पूछा था रेनफेड फार्मिंग कहाँ पर की जाती है, तो वे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 1150 से यानी 1150 mm से अधिक होती है वहाँ पर रेनफेड फार्मिंग की जाती है। ठीक है, तीनों प्रकार के क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा इसबगोल, तो इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या होता है, प्लांटेगो ओवेटा होता है। क्या होता है इसबगोल का, ये होता है प्लांटेगो ओवेटा होता है। और इसबगोल की यार बीज और भूसी दोनों का ही प्रयोग कैसा है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसबगोल का कौन कौन सा प्लांट पार्ट यूज किया जाता है। तो इसका बीज भी यूज लिया जाता है और इसकी जो हुस्क होती है, मतलब यहाँ इसकी भूसी होती है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इसकी भूसी और बीज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुपर स्टार गुलाब की प्रजाति है, यह किस वर्ग से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है किस वर्ग की, मतलब यहाँ पर कुछ स्पीसीज होती है गुलाब की, तो उसमें से पूछा गया है कि सुपर स्टार ये कौन से वर्ग में रखी गई है। तो इसे रखा गया है यहाँ हाइब्रिड टी में। किस में रखा गया है, सुपर स्टार को ये रखा गया है हाइब्रिड टी वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप सभी को पता है, कॉमन क्वेश्चन है कि सारी मृदा का सुधार किसके द्वारा किया जाता है। सारी मृदा का सुधार ये कैसा है, जिप्सम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जिप्सम के द्वारा किया जाता है। और अम्लीय मृदा का सुधार किससे किया जाता है, चूने के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन आप सभी को पता है कि सारी मृदा का सुधार किससे किया जाता है, जिप्सम किया जाता है। और अम्लीय मृदा का सुधार किससे किया जाता है, चूने के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व होता है। तो अगर हम बात करते हैं कोशिका की ऊर्जा मुद्रा का मतलब होता है यहाँ ये होती है एनर्जी सोर्स। क्या होता है, एनर्जी करेंसी एनर्जी। इसे क्या बोला जाता है, करेंसी एनर्जी के नाम से जाना सा है, मतलब ऊर्जा मुद्रा। तो ये किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है फास्फोरस को बोला जाता है। हमने आपको ये क्वेश्चन भी कई बार कराया है कि एनर्जी सोर्स के नाम से किसे आता है या फिर करेंसी एनर्जी के नाम से किसे आता है, ये बोला जाता है फास्फोरस को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, फास्फोरस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी क्या होती है। तो याद रखिएगा बीज के द्वारा, मान लीजिए कोई सा भी पौधा ऐसा है जो कि बीज के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तो उसे बोला जाता है बीजू पौधा। किस नाम से जाना जाता है, उसे बीजू पौधा बोला जाता है। अब इस बीजू पौधा की एक मेन प्रॉब्लम होती है, वो होती क्या है, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो बीज के द्वारा उत्पन्न होता है जो पौधा, उसमें एक कमी होती है। क्या होती है, वो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में आपको दे रखी है कि नई संकर किस्में विकसित नहीं की जा सकती है। याद रखिएगा संकर किस्में बीजू पौधे से कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती है, बल्कि किससे की जा सकती है, जिसका प्रवर्धन यहाँ वेजिटेटिव पोर्शन से होता है। अब इस वानस्पतिक भाग में कौन कौन से आ सकते हैं, मतलब वेजिटेटिव पोर्शन में कौन कौन से भाग आ सकते हैं, लीफ भी आ सकती है, स्टेम भी आ सकती है और किसी प्रकार की रूट भी आ सकती है। मतलब यहाँ वेजिटेटिव पार्ट से कोई प्लांट उत्पन्न हो रहा है तो उसे तो बोला जा सकता है कि उससे संकर किस्में प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जो पौधा बीज से प्राप्त होता है उससे संकर किस्में प्राप्त नहीं की जा सकती है। यही याद रखना बीज के द्वारा उत्पन्न पौधे की एक मेजर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया एक निम्न में से कौन से फल में अधिक विटामिन ए होता है। तो अगर हम बात करते हैं विटामिन ए, तो ये किस में होता है,
आम में होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पपीता हुआ, संतरा होता है, केला होता है। वैसे यहाँ आम और पपीता दोनों में ही विटामिन ए पाया है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे अधिक मात्रा में, तो किस में होता है सबसे अधिक मात्रा में? ये होता है आम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक बीजपत्री है? तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि अंगूर हुआ, चीकू हुआ, लीची हुआ, केला हुआ, तो इनमें से एक बीजपत्री कौन सा होता है? ये होता है केला होता है। कौन सा होता है? एक बीजपत्री, ये होता है केला होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।